Manoj Verma, sir, is a prominent face of the Indian journalism, having over 27 years of expertise in print, electronic, and new age media. He has worked in several organizations in print media. He worked with Rashtriya Sahara, Dainik Jagran, Rajasthan Patrika, India Today, and Nai Dunya newspaper. And now he is a prominent face of India's parliamentary channel, Lok Sabha TV. It's a pleasure to have you with us today, sir. And the Sure. session will be moderated by Abhinandan. I'll be a little interfering in between. I hope that's all right. And once he's done with his questions, we'll be furthermore taking some questions from the audience as well. Okay. Okay. Thank you, sir. Thanks. Thank you. धन्यवाद पाकी दीदी। नमस्कार मनोज सर। जी सर, मेरा नाम अभिनंदन अधिकारी है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूं और आज सबसे पहले मैं ही आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। मतलब जी, स्वागत है आपका। अरे जी सर। और सर, आज का जो पहला सवाल है सर वो है कि सर भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है और सर वास्तव में जो हमारे देश की युवा है वो ही हमारी प्रेरक शक्ति है। तो इसलिए सर आपको क्या लगता है कि युवाओं को क्या जर्नलिज्म में और मीडिया में किस तरह से एक अहम भूमिका निभानी चाहिए? और क्योंकि सर हम जानते हैं कि हमारे देश की जो आम जनता है वो भी हमारे मीडिया घरानों की तरफ ही देखती है जब भी उनको कुछ नया या फिर देश विदेश की कोई भी खबर जाननी होती है। जी अभिनंदन जी, आप सभी का मैं पहले तो स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने इस संवाद की कड़ी में मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं कोशिश करूंगा जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके सवाल हैं, उनका मैं आपके साथ अपने विचारों को साझा कर सकूं। आपने युवा पीढ़ी और मीडिया की बात की। आज के इस दौर में जब हम बात करते हैं इंटरनेट मीडिया की या मीडिया की बात हम करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं या संचार के किसी भी माध्यम की हम बात करते हैं, जाहिर तौर पे जो आज की युवा पीढ़ी है, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं युवा हैं तो वो हमारे देश में है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज भारत जो है वो यूथ पावर के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है। जाहिर तौर पे जब हम यूथ की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी मीडिया में बदली है और हम देख रहे हैं बहुत तेजी के साथ इसमें बदलाव हो रहे हैं। कोविड-19 में जिस तरह से बदलाव देखने को मिले हैं, उसने बहुत तेजी से मीडिया जो परंपरागत ढंग से चल रहा था उसको एक बदलने का काम किया है। और मैं ये समझता हूं कि ये अगर बदलने का काम हुआ है तो इसकी वजह जो है वो हमारे युवा हैं, क्योंकि जो भी हम मानते हैं कि 20 से लेकर जो 40 के बीच का हमारा एक यूथ वर्ग है, जैसे मैं मानता हूं जो यूथ वर्ग हमारा है, जो युवा हमारा है, हालांकि 25, 30 और 35 ग्रुप के जो युवा होते हैं बहुत तेजी के साथ नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और जिस तेजी के साथ लोगों ने बदलते हुए मीडिया को अडॉप्ट किया है और संचार के अलग अलग माध्यम बदले हैं, उसने हमारे सामने एक प्रस्तुत की है जो है इंटरनेट मीडिया की, जिसे हम चाहे वेब मीडिया कहें या किसी भी और रूप में हम कह सकते हैं। तो एक ताकत के रूप में आज दुनिया के सामने भारत खड़ा है। आपने बात कही कि जब कोई समस्या आती है, कोई मुद्दा आता है, लोग मीडिया घरानों की तरफ देखते हैं। मैं घराने शब्द से सहमत नहीं हूं। मीडिया का सरोकार जो है वो आम लोगों से है और जब आम लोगों की हम बात करते हैं तो समाज का कोई भी वर्ग हो, समाज का कोई भी तबका हो, मीडिया उसकी खबर भी लेता है, उसको खबर देता भी है। इसलिए मेरा मानना यह है कि जाहिर तौर पे जब भी कोई ऐसा इशू आता है जो समाज से जुड़ा होता है, किसी बड़े वर्ग से जुड़ा होता है, देश से जुड़ा होता है, दुनिया से जुड़ा होता है, तो लोग देखते ही हैं मीडिया की तरफ। लेकिन आज तमाम तरह के सवाल मीडिया को लेकर उठ रहे हैं, लोगों के मनों में भी हैं। उसकी वजह जो बदलाव देखने को हमें मिल रहा है, जो बात आपने शुरुआत की आज के युवा की, जो एक संचार क्रांति में बदलाव आया है, जो संचार माध्यम हमारे हैं जिस तेजी के साथ बदले हैं, जो कार्यशैली काम करने की बदली है और जिस रूप में खबरों का या संवाद का प्रस्तुतिकरण हो रहा है, डायलॉग हो रहा है, जिस तरह से पाठक हो वो चाहे दर्शक हो,
जो अलग, चाहे वेब मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कहीं ना कहीं उसने तमाम सवाल खड़े किए हैं, जिसकी वजह से आप जैसे युवा ये सवाल पूछते हैं कि मीडिया घरानों की तरफ हम देखते हैं। मैं मानता हूं इस देश में कुछ मीडिया घराने ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन वो मीडिया घराने, मैं ये नहीं मानता कि आम आदमी की सिर्फ आवाज का वो ही प्रतिनिधित्व करते हैं। छोटे छोटे समाचार बहुत निकलते हैं, छोटी छोटी पत्रिकाएं निकलती हैं, और बदलते हुए इस युग में इंटरनेट के जरिए तमाम तरह के जो वेब पोर्टल सामने आए हैं, वो भी आम आदमी की आवाज बनने का काम कर रहे हैं। जी। मनोज जी, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि आजकल हमारे मीडिया पे भी काफी सवाल उठने लगे हैं। तो वैसे ही जब हम मीडिया की बात करते हैं तो हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय भी है, उन्होंने भी कहा है कि कभी भी मीडिया को किसी एक पक्ष की तरफ, मतलब एक पक्ष की तरफ एक अधिकार नहीं देना चाहिए। और कई बार न्यायालयों में भी मीडिया पर सवाल उठाए गए हैं। तो मनोज जी, क्या आपको लगता है कि सही में, यानी कि वास्तव में आजकल जो सरकार है वो हमारे मीडिया की जो फ्रीडम है उसको किसी तरीके से दबा रही है? नहीं अभिनंदन जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, इस सवाल से मैं सहमत नहीं हूं कि सरकार इस देश में मीडिया को दबा रही है। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। देखिए, सरकार चाहे किसी भी की भी हो, हिंदुस्तान की आजादी के बाद 1947 के बाद पहला एक दौर आया था इमरजेंसी का, 1975 से लेके 1977 के बीच, जब इस देश में आपातकाल थोपा गया था। और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने इस आपातकाल की पहल की थी। मीडिया को दबाने का काम प्रत्यक्ष रूप से अगर हुआ था तो उस कालखंड में हुआ था, और उसके बाद तमाम तरह के बदलाव हुए इस देश में। लोकतंत्र में जो भी राजनीतिक दल और जो भी व्यक्ति, जो भी संस्थाएं, जो भी संगठन इस देश के लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास करते हैं, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि इस देश में मीडिया स्वतंत्र रहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच को जगह मिले, ये कोशिश की गई। मैं आज भी मानता हूं इस बात को कि जो लोग ये सवाल उठाते हैं, जैसा आपने भी सवाल एक किया कि क्या मीडिया को दबाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कतई ऐसा। देखिए, एक दो अपवाद हो सकते हैं, हमें लग सकता है कि कुछ टकराव हो रहा है, लेकिन अगर मैं मोटे तौर पे कहूं तो इस देश में कम से कम अभी दुनिया में मैं देखता हूं कि बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा वातावरण है कि आप अपनी बात खुल के कह सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हैं। हाँ, किसी को अगर किसी राजनीतिक विद्वेष के कारण या द्वेष के कारण लगता होगा कि सरकार साथ दबा रही है, तो किसी की आशंकाओं का कोई इलाज नहीं हो सकता। धन्यवाद मनोज जी। मनोज जी, बस इससे ही रिलेटेड बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि एक ग्लोबल इंडेक्स है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स, इसमें हमारे भारत का जो रैंक है वो है 142nd, 142। तो मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसे स्थिति में, मतलब कैसे, मतलब कौन से ऐसे कदम खुद से उठा सकती है कि इस इंडेक्स में भारत का रैंक ऊपर जाए, ताकि देश विदेश में सभी को पता चले कि हाँ, भारत देश में जो प्रेस का फ्रीडम है वो इक्वली मेंटेन होता आ रहा है और होता रहेगा। देखिए अभिनंदन जी, जहां तक बात सरकार की मीडिया में भूमिका की है, सरकार का जो मीडिया में रोल है, मैं ये मानता हूं कि उसका रोल प्रत्यक्ष रूप से मीडिया में, मैं नहीं मानता इस बात को। देखिए, सरकार का अपना मीडिया तंत्र है, जिसमें हम कह सकते हैं दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, या वो भी जो भी सरकार के संचार माध्यम है, वो अपने ढंग से काम करते हैं, सरकार की पॉलिसीज पे काम करते हैं, सरकार की नीतियों को लेकर काम करते हैं, और कोशिश करते हैं कि इस देश में तटस्थ रूप से जो समाचार हैं वो लोगों तक पहुंचे। आप कह सकते हैं एक सरकारी माध्यम है, लेकिन जो प्राइवेट मीडिया हमारे यहाँ है, अगर मैं कहूं 80% करीब प्राइवेट मीडिया ही पूरे देश में प्रचारित प्रसारित करने का काम खबरों का करता है। उस पर मैं नहीं मानता सीधे तरह से कोई कंट्रोल सरकार का है, वो स्वतंत्र है, वो जो चाहे लिखे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए है, वो भी स्वायत्तशासी बॉडी है। इसलिए सीधे तौर पे मैं नहीं मानता कि प्रत्यक्ष रूप से किसी भी राज्य में, केंद्र की बात मैं कर रहा हूं या राज्य की बात मैं कर रहा हूं, अपवाद की बात अलग है। सरकारों को यह अधिकार नहीं है वो दखल सीधे तौर पर मीडिया के संचालन में दे। हाँ, सरकार एक अच्छा वातावरण दे सकती है, सहयोग कर सकती हैं,
और सहयोग के रूप में जब मैं बात करता हूं तो वो विज्ञापन के रूप में सामने आता है। जब हम देखते हैं कुछ सरकारें विज्ञापन देकर कुछ मीडिया घरानों को आर्थिक रूप से शक्ति देने का काम करती हैं। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि हमें सरकार के भरोसे रह के या किसी प्राइवेट मीडिया को सरकार के भरोसे रह के मीडिया संचालन के बारे में सोचना चाहिए। जब आप प्राइवेट कोई मीडिया चलाते हैं, जब आप अपना अखबार चलाते हैं, वेब पोर्टल चलाते हैं, आप सरकार से उम्मीद करके, सरकार के भरोसे रह के उस काम को ना ही करें या ना किसी को करना चाहिए। ऐसा मेरा मत है। जी मनोज जी, मनोज जी, एक सवाल मेरे मन में और उठता है कि जो हमारा आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जी तो एक हमारी कमीशन थी, नेशनल कमीशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। महोदय, इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसको भी हमें आर्टिकल 19 में इंक्लूड करना चाहिए। इससे हमारे देश में जो मीडिया है, इनकी स्वतंत्रता और पॉजिटिव वे में बढ़ेगी। इससे ये लोग और अच्छे से कुछ इश्यूज में रिपोर्टिंग कर पाएंगे, जहां पे हम देखते हैं कि कुछ पॉलिटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है या चीजों का राजनीतिकरण ज्यादा हो जाता है। तो क्या आपको भी लगता है कि अगर हम आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया को इंक्लूड करें तो इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए कोई मीडिया के लिए अलग से संविधान में व्यवस्था नहीं की गई है। आर्टिकल जो 19 है संविधान का, वो इस देश के हर आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार देता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और उसी अधिकार के साथ मीडिया भी बंधा हुआ है। अब आपने सवाल किया कि इसमें कोई विशेष प्रावधान करने की बात कि मीडिया स्वतंत्र रूप से और बेहतर ढंग से काम कर सके। देखिए, मीडिया की स्वतंत्रता की हमारे यहाँ जो व्यवस्था हुई, दुनिया के कई देशों की अगर अब मैं बात करूं, जैसे चाइना, पड़ोसी देश हमारा चाइना है, वहां पर सरकार आधारित मीडिया है, जो सरकार कहती है वही छपता है, वही दिखाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मीडिया के लोगों ने भी, मीडिया के संगठनों ने भी अपने यहाँ पर स्वयं में एक ये पालन इस बात का किया कि हम किसी राजनीतिक दुराग्रह से कोई खबर नहीं करेंगे, हम तटस्थता के साथ अपना काम करेंगे और बदले में हमको स्वतंत्र रूप से काम करने का एक वातावरण मिलेगा। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर काफी चर्चा होती है, काफी बात होती है, और जाहिर तौर पर जब मीडिया की बात आती है तो उसमें सवाल ये आता है कि मीडिया कितना स्वतंत्र है। मेरा मानना यह है कि मीडिया को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन मेरा मत दूसरा भी है कि मीडिया, जब हम अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं तो इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ये जो लोग भी मीडिया में काम करते हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि जब हम मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं तो वो असीमित नहीं है, कुछ सीमाएं उसकी भी हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, और अगर उन मर्यादाओं का हम पालन करते हैं तो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता बनी रहती है। जी मनोज जी, मनोज जी, अब अगर हम थोड़ी बात करें मीडिया और युवा को लेकर, तो कई ऐसे मतलब सर्वेज होते हैं, कई ऐसे रिपोर्ट बाहर आती हैं जिसमें हमें युवा की मानसिकता के बारे में पता चलता है। तो ऐसी कई रिपोर्ट का जब हम आकलन करते हैं तो पता चलता है कि जो देश की युवा है, उनको लगता है कि पत्रकारिता का जो पेशा है, उसमें डॉक्टरी या फिर इंजीनियरिंग के तुलना में जो वेतन है वो भी कम मिलती है, जिस वजह से आगे कोई फ्यूचर का ज्यादा स्कोप नहीं मिलता, और इसी वजह से माता पिता भी प्रोत्साहित नहीं करते कि हाँ, तुम्हें आगे चलकर 12वीं कक्षा के बाद या कॉलेज के लेवल पर जर्नलिज्म परस्यू करना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब आपको क्या लगता है कि हमें किस तरीके से युवा को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो भी पत्रकारिता के पेशे में आगे बढ़े और एक्सप्लोर करें, क्योंकि इस देश की मतलब देश की जितनी भी जनता है उनका मीडिया से एक डायरेक्ट कनेक्ट है। हर रोज कोई ना कोई न्यूज़ चैनल तो ज़रूर देखते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हम युवा को कैसे प्रोत्साहित करें कि वो जर्नलिज्म को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ परस्यू करें? देखिए, अब अभिनंदन जी, सबसे बड़ा बात तो ये है कि अगर हम पेशे की बात करते हैं, मेरा अपना मत है, हो सकता है मेरे मत से बहुत लोग सहमत ना हो। मीडिया को आप अगर एक पेशे के रूप में देखते हैं तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अन्याय आप स्वयं के साथ भी करते हैं और समाज के साथ भी करते हैं। ये मेरा निजी मानना है, क्योंकि मैंने ये माना, मेरे लिए वेतन बहुत जरूरी है, मेरे लिए अच्छी सैलरी जरूरी है, मुझे भी अपना घर चलाना है, मुझे भी अपने सपने पूरे करने हैं। लेकिन जब मैं सैलरी की बात करता हूं, जब मैं वेतन की बात करता हूं, मैंने इस पेशे को इसलिए चुना या इस पेशे में मैं इसलिए रहा
ताकि अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, आम आदमी के लिए काम कर सकूं। अगर मुझे अच्छा वेतन चाहिए, सिर्फ वेतन के लिए मैं अगर कोई पेशा अपना रहा हूं, तो मेरा यह अनुरोध रहता है आज के नौजवान से कम वो पत्रकारिता में ना आए। पैसा कमाने के लिए दूसरे क्षेत्र बहुत हैं जहां पर भरपूर पैसा है, क्योंकि इस पेशे में आप एक समर्पण के साथ आते हैं। वो समर्पण पैसा नहीं है, पैसा आपकी आवश्यकता है, इसे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, जरूरत है पैसा। लेकिन पत्रकारिता में अगर सिर्फ आप पैसे के लिए काम करेंगे तो ना न्याय आप स्वयं के साथ कर पाएंगे, ना समाज के साथ कर पाएंगे। जहां तक बात रही पैसे की, जाहिर तौर पर अगर मैं इस बात को भी निंदाज करूं कि साहब पैसे की बात करनी ही नहीं चाहिए, तो ये भी गलत है। क्योंकि आज जिस तरह से चीजें बदली हैं और जिस तरह से फास्ट हुआ है मीडिया, उसमें कहीं ना कहीं हमारे काम की जो स्थितियों में बदलाव आया है। बात घर की हो, घर से लेकर ऑफिस तक बहुत कुछ बदला है। जाहिर तौर पर इसमें अगर थोड़ा सा बेहतर, अगर लोगों के संसाधन बेहतर होते हैं, लोगों को अच्छा वेतन मिलता है, तो उनमें एक प्रोत्साहन आता है कि ठीक है, मुझे थोड़ा कम मिलता है डॉक्टर इंजीनियर की तुलना में, लेकिन मैं अपने मन का काम कर पा रहा हूं, मैं अपने समाज की सेवा कर पा रहा हूं, मैं लोगों को सुन पा रहा हूं और उनकी बात, उनकी समस्याओं को सरकार तक और जो संस्थाएं उन तक पहुंचा पा रहा हूं। तो देखिए, अगर आप पेशे की दूसरों से तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे साहब बहुत कम पैसा, हम क्यों आए। तो सिर्फ पेशे और पैसे के नजरिए से पत्रकारिता को मत देखिए। जी मनोज जी, मतलब ये तो आपने एकदम सही बात करी। हम जो भी करना चाहिए वो पूरे दिल के साथ और पूरे लगन के साथ करना चाहिए। और खासकर जब हम पत्रकारिता कर रहे हैं तब हमारे कंधों के ऊपर एक बोझ भी है कि हम चीजों को निष्पक्ष तरीके से और सही माध्यम से देश की जनता तक पहुंचाएं। और मनोज जी, अब अगर हम थोड़ी सी प्रिंट मीडिया की बात करें, तो जब से आपने भी देखा होगा कि जितने हमारे न्यूज़पेपर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इन्होंने भी अपने मोबाइल ऐप निकालने शुरू कर दिए हैं। अगर हम गूगल पे भी देखें तो ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स की कमी नहीं है। तो मनोज जी, जब हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की और खासकर न्यूज़पेपर्स की, मैगजीन्स की, जो प्रतिदिन हमारे घर आते हैं, ये देखा गया है कि अर्बन सेंटर्स में और खासकर आजकल के नौजवानों के बीच में अब जो इसकी डिमांड है, इसका एक डाउनवर्ड ट्रेंड सा चल रहा है। मतलब अब लोग न्यूज़पेपर को उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब जो हमारी प्रिंट मीडिया है, उसके पुनरुद्धार के लिए ये देश की युवा क्या कर सकती है? मतलब किस तरह से हम उसके रिवाइवल के लिए काम कर सकते हैं? देखो, समय के साथ चीजें बदलती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी नए नए रूप में सामने आती है। इसी प्रकार संचार के जो माध्यम है, संवाद के जो माध्यम है, वो भी बदलते रहते हैं। पहले प्रिंट मीडिया ही सिर्फ होता था, प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद डिजिटल मीडिया आ गया। डिजिटल मीडिया भी अलग अलग उसके रूप हैं, कोई डिजिटल वेब पोर्टल्स काफी सारे आ गए। साथ ही अगर मैं बात करूं तो अब अखबारों के रूप में उनके ई एडिशंस जो हैं वो भी सामने हमारे आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के कारण एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया है। लेकिन अगर जहां तक मैं बात अखबारों की करूं, प्रिंट मीडिया की बात करूं कि इसकी उपयोगिता, हमें लग सकता है कि दिल्ली जैसे शहर में शायद इतना बहुत, या जो मेट्रो सिटीज हैं उनमें शायद अखबार इतने उपयोगी नहीं रहे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि प्रिंट मीडिया की जो उपयोगिता है वो अपने देश में हमेशा बनी रहेगी। ये केवल मैं हिंदी के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, जितनी भी हमारी भारतीय भाषाओं में अखबार पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, उनकी उपयोगिता स्थानीय स्तर पे मैं मानता हूं बिल्कुल बनी हुई है। आज दिल्ली में हो सकता है किसी सोसाइटी में टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं आता हो, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी जिले में जाएंगे तो आपको अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, जितने अखबार हैं हिंदी के, वो आपको मार्केट में मिलेंगे, लोगों को घर भी जाते हुए आपको मिलेंगे। और उसकी वजह यह है कि खबरों से जुड़ाव। राष्ट्रीय खबरें आपको टीवी पे मिल सकती हैं, कुछ न्यूज पोर्टल पे मिल सकती हैं, लेकिन जो बहुत लोकल खबरें होती हैं वो आपको स्थानीय अखबारों में ही मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं जिले के जो एडिशन होते हैं, जिले के जो संस्करण होते हैं, उसमें होती हैं। जैसे मान लीजिए बरेली की खबर शाहजहांपुर में नहीं मिलेगी, शाहजहांपुर की खबर बरेली में नहीं मिलेगी, बुलंदशहर में नहीं मिलेगी। तो आपको बरेली की खबर जानने के लिए, बुलंदशहर की खबर जानने के लिए, गाजियाबाद की शहर जानने के लिए, नोएडा की खबर जानने के लिए आपको वो स्थानीय अखबार चाहिए होंगे, या स्थानीय जो न्यूज पोर्टल हैं
वो चाहिए होंगे। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अखबारों की, प्रिंट मीडिया की भूमिका जो वो बनी हुई है। लेकिन अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में प्रिंट मीडिया में एक गिरावट आई है। यूरोप में तमाम बड़े अखबारों के एडिशन बंद हो गए या उन्होंने अखबार ही बंद कर दिए। उसकी वजह है आर्थिक दृष्टि से अगर मैं कहूं, क्योंकि आप जब अखबार को छापते हैं, अखबार को उसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो उसका जो खर्च है वो डिजिटल मीडिया के मुकाबले बहुत अधिक है। जब हम डिजिटल मीडिया पे जाते हैं तो वो खर्च बहुत कम रह जाता है, आधा रह जाता है। तो एक जो इसका आर्थिक चक्र है, उसने भी कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया को थोड़ा समेटने का काम किया है, इस बात को मैं मानता हूं। और डिजिटल मीडिया जो है, क्योंकि आज का यूथ जो है वो मोबाइल पे ज्यादा रहता है, लैपटॉप पे ज्यादा रहता है, और आसान है कि मैं कहीं भी खबर देख सकता हूँ, कि मोबाइल में मैं कोई भी ऐप खोल के देख सकता हूँ न्यूज का, कोई भी अखबार का एडिशन पढ़ सकता हूँ, मैं ई एडिशन उसके पढ़ सकता हूँ, किसी भी समाचार चैनल को मैं देख सकता हूँ। इस कारण भी जो प्रिंट मीडिया है, हमें देखने में लगता है कि कहीं ना कहीं वो अब शायद पीछे छूट रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि प्रिंट मीडिया की उपयोगिता भारत में हमेशा बनी रहेगी, स्थानीय स्तर पर। जी। और मनोज जी, अब अगर मैं अपनी एक निजी तौर पे बात करूं, तो जैसे मैं काफी सारे वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेता रहता हूं, और जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारी जो अभी ऑडियंस है उनमें भी हम सभी मोस्टली स्टूडेंट्स हैं। बस कुछ ही अब ऐसे लोग होंगे जो अब स्टूडेंट नहीं रहे। और जैसा कि हम जानते हैं कि वाद विवाद यानी कि डिबेटिंग एक बहुत पॉपुलर एक्टिविटी है स्टूडेंट्स के बीच में। तो जब भी हम किसी ऐसे विषय पे चर्चा करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स वगैरह की बातें होती हैं, या मान लीजिए जैसे कि सीए कानून आया था या 370 आया था, तो हम इसमें काफी वाद विवाद करते हैं। तो जैसे कि आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, टीवी एंकर हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में जब कोई नया कानून आता है और जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें कैसी मानसिकता के साथ और निष्पक्ष होकर चीजों को समझना चाहिए, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सके, और ऐसा नहीं कि ना समझने के पहले ही हम वाद विवाद में लग जाएं। अभिनंदन, मैं पहली बात तो बहुत बड़ा पत्रकार नहीं, बहुत छोटा पत्रकार हूं मैं। अरे दूसरी बात है, मेरे अपने सिद्धांत हैं कुछ जीवन के। मैं ये मानता हूं, हर व्यक्ति को अपनी अंतर आत्मा के आधार पर, और जो हमारा काम करने का तरीका है, जो हमारी कार्यशैली है, वो हर व्यक्ति की अपनी एक अलग अलग होती है। कुछ एंकर्स होते होंगे जो ये समझते हैं कि सिर्फ चिल्लाना ही पत्रकारिता है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं, क्योंकि मैंने प्रिंट पे भी बहुत लंबे समय काम किया है, और जिन लोगों से मैंने पत्रकारिता सीखी या जो भी समझा, उनका भी एक कहना यही था, और जो मैं आज ये मानता हूं, और हर नौजवान को ये बात मैं कहता हूं, आप जज नहीं हैं, आप जज बन के कुर्सी पर मत बैठिए। आप थानेदार नहीं हैं कि आप किसी को डांटेंगे, चिल्लाएंगे, फटकारेंगे। हो सकता है मेरी बात से कोई सहमत ना हो। मेरा मानना यह है, जब हम एंकरिंग करते हैं या हम रिपोर्टिंग करते हैं, संवाददाता एक शब्द होता है, अखबारों में आप लोग सुना होगा, टीवी चैनल पे भी सुना होगा। संवाददाता का मतलब क्या है? जो संवाद को पहुंचाने का काम करता है। हम एक तरह से दर्शक और जो विशेषज्ञ आए हैं उनके बीच में हम एक तरह से मीडिएटर का काम करते हैं। जो समाज के सवाल हैं, जो जनता के सवाल हैं, उनको पूछना हमारा अधिकार है। हमें किसी की इंक्वायरी करना, किसी से जिरह करना, उसकी अपनी एक सीमा है, मैं ये मानता हूं। इसलिए जब कभी हम ये देखते हैं कि पत्रकार एक पक्ष बन जाते हैं, तो पत्रकारों को पक्ष नहीं बनना चाहिए। सवाल पूछना आपका राइट है, अपने विचार थोपना आपका राइट नहीं है। आपके विचारों से मैं असहमत हो सकता हूं, लेकिन सवाल पूछने का एक पत्रकार को पूरा अधिकार है, इस देश के हर नागरिक को अधिकार है। तो जब ये बात हम भूल जाते हैं और हम खुद ही पार्टी बन जाते हैं, तब इस प्रकार की डिबेट सामने आती हैं, कि जब डिबेट अपने मूल मुद्दों से भटक जाती है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह होती है, हम खबर करते हैं तो खबर या रिपोर्टिंग करते हैं किस आधार पे करते हैं? फैक्ट पे करते हैं ना, कि फैक्ट क्या कह रहे हैं, आधार क्या है उस खबर का, उसमें कोर्ट किसके हैं। अब फैक्ट क्या था सीए का जो बिल आया, नागरिकता संशोधन कानून का बिल आया, उसमें क्या लिखा है? क्या सरकार ने उस बिल में यह लिखा था कि इस देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा? नहीं लिखा था। लेकिन पूरे देश में जो राजनीतिक दल हैं, कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति यही की
कि साथ भविष्य में मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। बिल में कोई बात लिखी नहीं है, भारत सरकार ने कोई बात कही नहीं। देखिए, राजनीतिक दल अपनी राजनीति करेंगे, राजनीति करना उनका काम है, वो अपने विचार आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन अगर हम पत्रकार हैं, नागरिक हैं, तो हमें उसके फैक्ट को समझना चाहिए और उस फैक्ट के साथ लोगों को अवगत कराना चाहिए। कि जो कृषि कानून है, जिस तरह आपने देखा होगा, कृषि कानून है, उसको लेकर भी इसी तरह का विरोध हो रहा है। फैक्ट क्या कह रहे हैं, जो हम रिपोर्ट बनाते हैं वो फैक्ट के आधार पे होनी चाहिए कि हम क्या बात लिख रहे हैं, उसमें क्या चीज कही गई है। और जब हम फैक्ट को भी नजरअंदाज कर देते हैं और अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करते हैं, नहीं हमें तो यही दिखाना है, हमको लोगों को यही बताना है, तब वाद विवाद होता है। हमारा काम समाज के लिए, देश की जनता के लिए, पाठक के लिए, दर्शक के लिए है और हमारा फर्ज है कि हम ईमानदारी के साथ दर्शक को, पाठक को उन फैक्ट के साथ समझाएं, बताएं कि सरकार ये कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार गलत नहीं कर रही, सरकार गलत भी कर रही है तो वो भी आप फैक्ट के साथ बताइए। जी जी मनोज जी, आपने एकदम सही बताया। मतलब जैसे कि आप अभी नागरिकता कानून की बात कर रहे थे, तो उसमें कई ऐसी बात थी जो अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने हिसाब से, अपने एजेंडा के हिसाब से जनता के सामने रखा। फिर अभी अगर हम कृषि कानून की बात करें तो उसमें एमएसपी की बात सामने आई और काफी मतलब एपीएमसी मंडियों की बात सामने आई। मनोज जी, एक सवाल बस अभी कृषि कानून के अभी जो हम देख रहे हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में और गाजियाबाद क्षेत्र में हम देख रहे हैं काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो हमारे हरियाणा, पंजाब से किसान वर्ग हैं, वो अब दिल्ली चलो के नारे लगाकर दिल्ली आ रहे हैं। तो क्या आपका मानना है कि ऐसे सिचुएशन में सरकार के बीच में और जनता के बीच में जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी मीडिया का रोल काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में एक मीडिएशन का रोल प्ले करना है। उनको जनता की जो डिमांड है वो सरकार तक पहुंचाने हैं और जो सरकार जनता को समझाना चाहती है वो उनके सामने लाना है। जी, ये बिल्कुल सही बात आपने कही और यही मीडिया का काम है कि सरकार का जो पक्ष है वो भी सामने रखना और जो आंदोलनकारी किसान हैं उनकी बात को भी सामने रखना। इतना ही काम मीडिया का है कि दोनों फैक्ट की स्थिति ये है। साथ में एक तीसरा फैक्ट ये भी मीडिया को रखना चाहिए जब हम इस प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं कि सरकार ने जो कानून बनाया इसके नफे नुकसान क्या है। क्या मंडियों से क्या देश के सारे किसानों को फायदा हुआ? एमएसपी का जो लाभ है क्या देश के सारे किसानों को मिल पाता है? इस देश में 85% जो किसान है वो छोटे किसान है, 4, 5 एकड़, 6 एकड़ वाले किसान है, जिनको शायद वो योजना का लाभ नहीं मिल पाता। सरकार अगर एक बेहतर विकल्प देना उनको चाहती है तो वो बात भी सामने रखनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन देते समय या किसी फैक्ट को रखते समय या जानकारी उसकी देते समय उसमें कोई हम डंडी मारने का काम ना करें कि हम आधी अधूरी जानकारी जनता को दें, वो काम ना करें। क्योंकि कहते हैं कि जो आधा सत्य भी होता है ना, वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो हम फैक्ट दे रहे हैं लेकिन अगर हम पूरा फैक्ट नहीं लोगों को बता रहे हैं तो एक प्रकार से हम झूठ बोलने से बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फैक्ट रखने का काम पाठक के सामने, दर्शक के सामने मीडिया को करना चाहिए। जी मनोज जी, आपने एकदम सही बात कही। मतलब जब हमारे सामने सारे तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे और जब हम सभी चीजों को समझेंगे और पूरे मतलब जो पूरा अगर कोई एक्ट आता है, कोई नया कानून आता है, हम जब उसको अच्छे तरीके से समझेंगे तभी हम उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे और किसी को, यानी हम भी जब दूसरों से उसके बारे में चर्चा करेंगे तो अच्छे से चर्चा कर पाएंगे। मतलब जो भी आपने कहा उससे मेरे ख्याल से तो जितने भी अभी हमारे लोग हम सबको सुन रहे होंगे सभी सहमत होंगे। तो बस मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, इसके बाद दूसरों के पास भी कुछ सवाल हैं कि जब हम मीडिया को किसी भी फॉर्म में, अगर हम टीवी से देख रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो हमको किस तरह से मतलब चीजों को देखना चाहिए। मतलब जैसे कि कभी कभार हम देखते हैं कोई चीज एकदम क्लियर नहीं होती, कुछ चीजें एक बार में समझ नहीं आती, तो मतलब क्या हमको मतलब उन चीजों को वहीं छोड़ देना चाहिए या आगे चलकर जो हमारे पास दूसरे सोर्सेज हैं अलग अलग जगह से रेफर करके पढ़ते रहना चाहिए जब तक ना वो चीज हमको अच्छे तरीके से समझ आए? देखिए, ये आजकल चूंकि इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल मीडिया हो रहा है, खबरों के साथ खिलवाड़
ये बहुत होता है, जी एजेंडा पत्रकारिता बहुत होती है। जी अभिनंदन जी, कुछ बातें और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने शुरू में एक सवाल किया था दरअसल, जो आपने कहा था सरकार दबाव बनाने का काम मीडिया पे करती है। मैं दबाव की बात से सहमत नहीं हूं, हाँ लेकिन मेरा एक बात मानना यह है, क्योंकि देश का जिस तरह से मीडिया का फैलाव हुआ है, खासतौर से 90-80 के दशक के बाद, सरकारों ने मीडिया को लेकर जिस तरह से कानून बनाने चाहिए थे हम्म, कि मीडिया की भी एक जवाबदेही हो, उसमें पारदर्शिता हो, और पत्रकार कौन है, पत्रकारिता कैसे हो रही है, इसको चेक करने का काम कौन करेगा। सरकार कहती है कि हम कोशिश करते हैं, तो हमको दोष दिया जाता है कि सरकार मीडिया को दबाने का काम कर रही है। और मेरा मानना यह है, मैं इसे अलग अलग मंचों पर उठाता भी रही हूं, और जब हम मीडिया वाले इस चीजों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे या इसको खुद नहीं रोकेंगे, तो इस काम को करेगा कौन। इसलिए मेरा मानना यह है कि जो इस तरह की बातें हैं, सरकार को, मीडिया आयोग 2 बने थे, के बाद से लेकर 1980 के बीच में 2 मीडिया आयोग आए। हम पिछले 30 साल से एक बात कह रहे हैं, बार बार सभी सरकारों के सामने कही, कि एक तीसरा आयोग भी बनाया जाए, या एक कोई मीडिया कमीशन बनाया जाए, ताकि जैसे जो वेब मीडिया है, इंटरनेट मीडिया है, ई एडिशंस हैं, इनके लिए, ताकि खबरों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके, फर्जी खबरों पर लगाम लगे। और जहां तक बात दर्शक की है, इस तरह के कई चीजें अब आ गई हैं, कई ऐप भी हैं। भारत सरकार का जो पीआईबी है, उसने एक फैक्ट चेक करके अपना पीआईबी पे वो जी डाउनलोड कर रखा है, उसका एक ऐप भी अलग से उन्होंने बनाया है, कि आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। जी किसी खबर पर जो आपको लगती है संदिग्ध खबर है, उसको आप फैक्ट के जरिए चेक कर सकते हैं, और इसके अलग अलग माध्यम है। जी अ, जैसा कि आप अभी बात कर रहे थे, बस एक आखिरी सवाल जी जी, पूछूंगा। पूछिए आप। हाँ, जी, कि आप अभी कह रहे थे कि सरकार को किस तरह से कदम उठाने चाहिए थे, और मतलब क्योंकि आपने ही बताया कि आजकल इतने सारे न्यूज़ के सोर्सेस हैं, जिस वजह से कुछ सोर्सेस पे, गिने-चुने कुछ सोर्सेस पर हम कभी-कभार देखते हैं कि जो गलत सूचना है, वो भी पहुँचाई जाती है। तो अभी-अभी जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वो एक ऑर्डिनेंस लाए थे, जिसमें वो था कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, उसको हमारी सरकार अब से रेगुलेट करेगी। यानी कि जितने भी ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स हैं, और अगर हम पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म की बात करें, अमेज़न प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, इनको अब सरकार रेगुलेट करेगी। तो क्या आप इसको एक पॉजिटिव मूव की तरह देखते हैं? जी, बिल्कुल मैं मानता हूं, देर से उठाया गया अच्छा कदम है सरकार का ये। देखिए, कोई भी व्यवस्था जो होती है, जी, कोई व्यवस्था मैं कह रहा हूं, केवल मीडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो बगैर कानून के नहीं चलती है। कानून जी, का मतलब बंदिशें नहीं होता है, जेल नहीं होता है, पाबंदी नहीं होता है। कानून का मतलब होता है एक प्रकार की लक्ष्मण रेखा, मर्यादा, एक प्रकार के नियम, कि हमें इस दायरे में रहकर, इस नियम के साथ, इस पाबंदी के साथ हमें कार्य को करना है। पाबंदी नकारात्मक ही नहीं होती है, ये देश भी एक संविधान के साथ चलता है, ये देश भी एक कानून के साथ चलता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि सरकार ने वेब मीडिया को, पोर्टल्स को, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को जिस तरह से उनको रेगुलेट करने के लिए कदम उठाया है, आगे बढ़ाया है, उसका स्वागत सबको करना चाहिए। अ, मेरे बस इतने ही सवाल थे। धन्यवाद मनोज जी। और जी अब बाकी दी, अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं या किसी और को कुछ सवाल पूछने हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। Thank you, Abhinandan. Chirag, I guess you had a question. Chirag, question था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद बाकी बाकी जी। नमस्कार सर, मैं चिराग शर्मा। मेरे बस 2 छोटे-छोटे सवाल हैं। एक सवाल पूछिए तो ये पूछिए। है कि जैसे हम प्रिंट मीडिया की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो टीवी की मीडिया है, उनके पास अपनी लीगल टीम होती है, उतनी ही फाइनेंसिंग होती है। तो उनके जो पीस टीवी पे आते हैं, वो उस लीगल टीम की कंसल्टिंग के बाद आते हैं, तो उन पे जो मानहानि के कार्रवाई है, मानहानि की कार्रवाई भी उतनी ही कम होती है। ऐसे ही हम देखते हैं जो प्रिंट मीडिया है, उसपे मानहानि की कार्रवाई या डिफेमेशन की कार्रवाई अक्सर होते हुए दिखती है, अक्सर ऐसे केस दिखते हैं। तो इसको एक तरह से सुलझाने का क्या तरीका है? एक तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और दूसरा सवाल ये है कि आपने रेगुलेशन की बात करी कि सरकार को एक मीडिया एसोसिएशन बनानी चाहिए। ऐसे ही ये कहने की बात है कि जैसे कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, तो कई टीवी पे चैनल उसके अंदर आते हैं, लेकिन कई चैनल आज टीवी पे ऐसे भी हैं
जो उस अथॉरिटी के अंदर नहीं आते हैं, जो अनरेगुलेटेड हैं। तो ऐसे एक स्थिति में, इस स्थिति में सरकार क्या कर सकती है, या ये जो मीडिया एसोसिएशन है ये क्या कर सकती है? मैं बस इतना जानना चाहूंगा कि चैनल को रेगुलेट किया जाए, ना किया जाए, अगर किया जाए तो कैसे किया जाए? चिराग जी, आपने जो दो सवाल किए, जो आपने दो सवाल है, पहला मानहानि की बात का आपने बात कही। देखिए, मानहानि कब होती है? जब हम कोई गलत इंफॉर्मेशन देते हैं किसी के बारे में, बिना वजह कुछ भी मानहानि होती है। मुझे लगता है वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या कोई भी मीडिया का फॉर्म हो, उसको इस सब चीजों से दूर रहना चाहिए। बिना वजह झूठी खबरें हमें किसी के बारे में ना दिखानी चाहिए, ना लिखना चाहिए, ना चलाना चाहिए। तो मानहानि से बचना चाहिए। मानहानि होती है तो उसके लिए अलग अलग संस्थानों में अलग अलग प्रकार उसकी अपनी एक प्रक्रिया है जिसके तहत जवाब दिया जाता है। प्रिंट मीडिया पर निगाह रखने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो अपने में स्वायत्तशासी संस्था है, जो फ्रीली होके अखबारों पर निगरानी रखने का काम करती है। और कोई भी जो समाचार से सहमत नहीं है वो जाके शिकायत भी कर सकता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में किसी भी मीडिया की। असल में दरअसल क्या है, देखिए, सरकारों ने कई बार कोशिश हुई, मीडिया संस्थानों की तरफ से भी मांग उठी, लेकिन एक बात ये आती है कि हम पत्रकार जो हैं ये मानते हैं कि हम स्वयं अपनी एक मर्यादा रखेंगे कि हम कोई गलत काम नहीं करें, ताकि सरकार को दखल देने का कोई मौका ना मिले किसी कानून को बनाकर। लेकिन आपने जो बात कही, कुछ चैनल्स उसमें आते हैं, रेगुलेट हुए हैं, कुछ नहीं हुए, इस तरह से आपने बात कही, या ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो बात पहले आई थी। मेरा मानना यह है कि देखिए, 1980 के बाद से कोई मीडिया कमीशन नया बना नहीं, कोई मीडिया आयोग बना नहीं। हमारे देश में वेब पोर्टल चल रहे हैं, इन वेब पोर्टल्स का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? गोडैडी है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, या इस तरह की दूसरी संस्थाएं हैं, वो डोमेन देने का काम करती हैं, लेकिन उनके सारे ऑफिसेस जो हैं, वो बड़े बड़े जो हैं, हेड ऑफिस जो हैं उनके, वो यूरोप के देशों में, भारत से बाहर हैं। चूंकि ये कानून के दायरे में नहीं आते थे, तो इन पे सरकार किस प्रकार से इनको रोके? रोकने का तात्पर्य खबर को रोकने का नहीं है। देखिए, जब आप किसी देश में रहते हैं तो उसके अपने नियम, अपने कायदे कानून होते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ उसमें देरी हुई। अब सरकार बना रही है इस तरह के नियम, तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो बातें हैं फेक न्यूज की, या जिस तरह से खबरों के साथ खिलवाड़ होता है, उस पर अंकुश लगेगा और दर्शकों को, पाठकों को अच्छी और साफ सुथरी खबरें मिलेंगी, जवाबदेही के साथ मिलेंगी। धन्यवाद सर। जी, थैंक यू सर। अभिनंदन, मोर क्वेश्चंस? नहीं, बस मेरे इतने सवाल थे। सर, एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, ये यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, उससे एक क्वेश्चन आया है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, हाँ जी। उस पे क्वेश्चन आया है कि प्रिंट मीडिया होने का फायदा ही क्या है, क्योंकि अगर हम देखें तो सस्टेनेबिलिटी का जमाना है, और पेड़ कटते हैं तभी पेपर बनता है, तो पेड़ कटते हैं तब पेपर बनता है, तो ये एक तरीके का नेगेटिव एस्पेक्ट है प्रिंट मीडिया को लेके। एंड सेकेंडली, अभी जैसे कोविड-19 है, अगर ये है तो, और वो चल रही है जहाँ पे प्रिंट होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस जैसे चल रही है, तो वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वायरस का स्प्रेड होगा, और धीरे धीरे कोई ना कोई एक ना एक वायरस आती जाएगी, अगर कोविड-19 चली भी जाएगी पूरे तरीके से। तो आपको लगता है कि प्रिंट मीडिया का होना एक नेसेसिटी है? वैसे भी सब कुछ डिजिटली हो रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग इस चीज की इम्पोर्टेंस क्या है प्रिंट मीडिया की? देखिए, बात सही है एकदम कि जब हम अखबारों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके नकारात्मक सकारात्मक दोनों परिणाम होते हैं। और संचार माध्यमों की जब हम बात करते हैं तो समय के साथ इसका समय समय पर बदलाव होता रहा है। मेरा मानना यह है कि आज प्रिंट मीडिया की आवश्यकता स्थानीय स्तर पे मैं महसूस करता हूं। आपको हो सकता है नेशनल खबरें वेब पोर्टल से, उनके किसी और एडिशन से, ई एडिशन से, या टीवी चैनल से मिल जाए, लेकिन जैसा शुरू में अभिनंदन ने सवाल किया था कि लोकल लेवल पर जो खबरें होती हैं वो आपको नहीं मिल सकती। अगर किसी को गाजियाबाद की खबर नोएडा में पढ़नी है और वो खबर गाजियाबाद के अखबार में ही दिखेगी, उसके एडिशन में ही दिखेगी, वो किसी टीवी चैनल पे नहीं आएगी। उसके लिए आपको लोकल अखबार चाहिए होगा। वक्त के साथ
बदलाव हो रहा है। और कोविड-19 ने कई तरह की चुनौतियां आज प्रिंट मीडिया के सामने खड़ी की हैं। और मैंने बताया एक खर्च बहुत बड़ा एक भार है प्रिंट मीडिया के ऊपर। यही वजह है कि तेजी के साथ प्रिंट मीडिया ई एडिशन के रूप में, अब आप देखिए ना, भारत टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, सबके ई एडिशंस आ गए हैं। धीरे धीरे मीडिया में एक बदलाव हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो समय होगा उसमें कुछ समय लग सकता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो सकता है हमारे सामने अखबार हो वो ई एडिशंस के रूप में हमारे सामने हो। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। एंड सर, ऐसा क्यों नहीं होता है? मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल आई रियली वांटेड टू परस्यू जर्नलिज्म, बट ये जो जितने भी जैसे मीडिया हाउसेस हैं, जी हो गया और आज तक हो गया, सारे हाउसेस हैं, तो ये लोग कोई स्कूल के बच्चों के लिए कुछ स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं? अभी तो एजुकेशन पॉलिसी खैर चेंज हो गई, बट तब तक कुछ नहीं था। उस चीज का बहुत बड़ा रिग्रेट है। और अभी भी मतलब बहुत बड़ी दिक्कत है कि स्कूल वाले बच्चे नहीं परस्यू करेंगे जर्नलिज्म, बिकॉज सबके पेरेंट्स वही फोर्स करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो आपको क्या क्या लगता है कि मीडिया हाउसेस और ये जो न्यूज़पेपर्स वाले हैं, ये यूथ को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने साथ एक बहुत छोटी एज पे? अब पाखी जी देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं चाह के भी बोल नहीं सकता। हाँ, एक कह सकता हूं, कड़वी बहुत है वो बातें, मन करता है बोलने का, लेकिन मेरे जो पेशा है, मेरी कुछ मर्यादा हैं, वो मुझे रोकती हैं। लेकिन मैं जो आपने बात है उससे मैं इतना ही कह सकता हूं कि कुछ बातें बहुत कड़वी हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आज के यूथ को मीडिया में नहीं आना चाहिए। शुरू में आपने ये भी सवाल मुझसे पूछा था। तमाम तरह के संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं मीडिया में, ये सोच के आना चाहिए। मेरा मानना ये है। दूसरी बात आपने कहा कि जो बड़े बड़े मीडिया घराने हैं, सबके अपने अपने स्कूल हैं मास कम्युनिकेशंस के, सबके अपने अपने स्कूल चल रहे हैं, वो अपने यहाँ के बच्चों को जगह देते हैं, मौका देते हैं। लेकिन हाँ, मीडिया एक सीमित रूप में हमारे सामने है। चंद घराने हैं इस देश को जो चलाते हैं मीडिया के रूप में, उसमें कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के कई कड़वे उत्तर हैं। जब कभी हम लोग मिलेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। Definitely, sir. Thank you so much, sir, for being over here, taking out time from your busy schedule. हम सबको बहुत अच्छा लगा आप लोग आए. We were all waiting. आप जी। लेकर आप आएंगे और हम लोग आपको खूब सारे questions देंगे. Thank you for coming in, sir. And हम लोग मतलब आपको अगली बार भी अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं, डेफिनेटली। बाकी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जुड़ के। अभिनंदन जी ने, चिराग जी ने बहुत अच्छे सवाल पूछे। उम्मीद है कि मैंने भी कोशिश की है कि ईमानदारी के साथ आप लोगों को उसका उत्तर दे पाऊं, संतुष्ट कर पाऊं। कुछ कमी रह गई हो, खामी रह गई हो तो और आगे भी हम लोग संवाद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thanks, sir. Thank you.